कैपेसिटर्स। आज के इस वीडियो में कैपेसिटर्स इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वीडियो के एंड में प्रीवियस वीडियो में से इंडक्टर्स के एप्लीकेशंस उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में ठीक से नहीं डिस्कशन कर पाए, तो इस वीडियो में इन डिटेल हम उसका डिस्कशन करेंगे। इसलिए कैपेसिटर्स का थोड़ा ही पार्ट इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस और दूसरा है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में से सिर्फ फिक्स्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स ये देखेंगे। तो पहला है हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, जिसके तहत अपोज करता है चेंजेस इन वोल्टेज। सर्किट में के जो भी वोल्टेज चेंज होता है उसको अपोज करता है इस प्रॉपर्टी के तहत चेंजेस इन वोल्टेज बाय मीन्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो ये कैपेसिटेंस ये क्या है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अनुसार वो वोल्टेज के चेंजेस को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है? तो बाय मीन्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। चार्ज के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करता है और उसके तहत वो वोल्टेज के चेंजेस को अपोज करता है। और ये जो अपोजिशन वाला ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये कौन करता है? कैपेसिटर। कैसे अपोज करता है? कैपेसिटर मीन्स क्या है? एक कंडक्टर की वायर लीजिए, तो यहाँ से समझो ये वायर ब्रेकअप किया, यहाँ से वायर ब्रेकअप किया ये, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे हमने भर दिया तो हो गया कैपेसिटर। यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट्स लगवाए, कंडक्टिंग प्लेट्स, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो यहाँ दोनों के बीच में यहाँ पे भर दिया तो एक कैपेसिटर तैयार हो गया है। फिर कैपेसिटर क्या रहता है? टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, जैसा कि यहाँ पे दिखाए कि सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। दोनों पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं, और उनके बीच में वो सेपरेट किससे किए जाते हैं, यानी कि उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल को भर दिया जाता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक यानी कि उसके दोनों साइड को इंसुलेटिंग मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अभी ऐसे ही एक कैपेसिटर समझो एक सर्किट है, ए प्लस ए माइनस, बैटरी सोर्स को जोड़ दिया, स्विच है और एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे स्विच वोल्टेज भी डीसी सोर्स है जो स्विच के थ्रू कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। अभी ये स्विच ओपन है। अब ये स्विच अगर क्लोज किया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा सर्किट में से नेगेटिव टर्मिनल तक, और ये कैपेसिटर चार्ज होने स्टार्ट करेगा कैपेसिटर प्लेट्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर मूव करेंगे और ये निगेटिव इधर से इधर। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटक जाएंगे और ये प्लेट पर जमा होंगे, जबकि इक्वल एंड अपोजिट निगेटिव चार्ज इस प्लेट पर जमा होंगे इधर से आने वाले। जब तक ये वोल्टेज भी कांस्टेंट है तब तक ये चार्ज जो है पैरेलल प्लेट्स पर लगे हुए पॉजिटिव निगेटिव ये भी कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जब अगर वोल्टेज इंक्रीज किया, समझो यहाँ पे स्टार्ट में 3 वोल्ट्स दिया, तो 3 वोल्ट्स तक ये चार्ज होगा, रुक जाएगा, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कैपेसिटर के इस सर्किट में स्विच क्लोज करने के बाद जब तक वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कांस्टेंट है तब तक स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटर चार्ज करने चालू करेगा, जो कि वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर ये चार्ज होगा। जब तक वोल्टेज इसके अक्रॉस जो कि वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है वो अगर जब तक कांस्टेंट है तब तक ये चार्ज जो है प्लेट्स पर वो भी कांस्टेंट रहेंगे। और जब ये वोल्टेज इंक्रीज होगा, यानी कि वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज इंक्रीज हो गया, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हो गया, तो ये चार्ज जो है प्लेट्स पर के ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी कि उसके साथ ही साथ इंक्रीज के साथ साथ ये चार्ज भी इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो गया, यानी कि वोल्टेज सोर्स के बराबर इसके अक्रॉस वोल्टेज रहता है वो डिक्रीज हो गया,
तो चार्ज भी डिक्रीज होगा, उसके डिक्रीज होने के साथ साथ ए भी चार्ज डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, द चार्ज ऑन द प्लेट्स, उसको हम Q से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज V अक्रॉस द प्लेट्स। यानी कि जो पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के साथ साथ चलता है, इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं। और जो चीज साथ साथ नहीं चलता है, यानी कि इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाते हैं। दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक चार्ज है और ये वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स है। इक्वेशन आता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट्स, और V वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स। तो ये रिलेशनशिप आता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये इक्वेशन निकल के आता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, CV। तो ये C क्या है, अभी इस रिलेशनशिप में प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर साइन को हटाया तो कांस्टेंट टर्म आता है, वो C है, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको ही हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो C का वैल्यू क्या आता है फिर, Q अपॉन V। C ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, उसका ये मेजरमेंट दिखाता है C टर्म, कितना एनर्जी स्टोर करता है वो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जैसा कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स पे दिखा है, यहाँ पे जो चार्ज प्लेट्स पर जमा हुए हैं, ये उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर किया हुआ है चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है या चार्ज बोलेंगे, दोनों ये की। तो ये इसके प्लेट्स पर को स्टोर करता है, ये चार्ज के स्वरूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के स्वरूप में कितना एनर्जी स्टोर करता है, ये कितना हमारा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ये कैपेसिटेंस की वैल्यू देता है C। मेजर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसके स्वरूप में कितना एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, उसकी कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू कैपेसिटेंस वैल्यू के अंदर। और ये कैपेसिटेंस एक फैरेड में दिया जाता है, ये यूनिट है। जबकि ये यूनिट लार्ज रहता है तो अक्सर स्मॉलर यूनिट में कैपेसिटेंस की वैल्यू दी जाती है, जैसा कि माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। और इनका रिलेशनशिप कितना रहता है, 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरेड। ये लार्ज यूनिट है फैरेड। ये स्मॉल यूनिट्स में कैपेसिटेंस की वैल्यू दी जाती है माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड में। 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरेड, 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। ये स्मॉल यूनिट्स है, नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। और 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। ये आपको पता होना चाहिए। 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻9 फैरेड, और 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो मेनली 3 फैक्टर्स है जो कि कैपेसिटेंस वैल्यू पर इफेक्ट कर सकते हैं। पहला है प्लेट एरिया। तो प्लेट एरिया ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, डायरेक्टली कैपेसिटेंस की वैल्यू पर इफेक्ट करता है, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू प्लेट एरिया की वैल्यू, प्लेट एरिया उसको ए से डिनोट करते हैं। ए की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई, प्लेट एरिया अगर हमारा प्लेट का एरिया इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। उसके साथ ही साथ कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर बढ़ता है ना, एरिया बढ़ गया प्लेट का, उसको एरिया मिल गया डिपोजिशन होने का, तो चार्ज भी बढ़ता है, यानी कि कैपेसिटेंस वैल्यू भी बढ़ती है। तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है कैपेसिटेंस वैल्यू के ऊपर प्लेट एरिया। सेकंड है प्लेट सेपरेशन। प्लेट एरिया इसको ए से डिनोट करते हैं, प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। प्लेट सेपरेशन ए इनवर्सली इफेक्ट करता है, यानी कि अगर प्लेट सेपरेशन इंक्रीज किया जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। प्लेट का सेपरेशन यानी कि दोनों प्लेट्स में का गैप, जैसा कैपेसिटर का सिंबल निकालता हूँ, इसको कहते हैं प्लेट एरिया। एक कैपेसिटेंस का जो, एक कैपेसिटर का जो लेंथ है, प्लेट की लेंथ, इसको प्लेट एरिया बोलेंगे। अगर ये इंक्रीज हुआ तो चार्ज डिपॉजिट होने वाले वो भी इंक्रीज होंगे, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अभी प्लेट सेपरेशन यानी कि इसमें का गैप है, दोनों प्लेट्स में का गैप, ये अगर इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर ये दोनों प्लेट्स इधर रहेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ जितना था उसके मुकाबले यहाँ पे डिक्रीज होती है। और अगर
ए प्लेट का सेपरेशन यानी कि इसमें का गैप अगर कम किया जाए, यहाँ पे समझ लिया, तो इसके मुकाबले यहाँ पे कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज होती है, स्टोर करने की वैल्यू बढ़ती है। तो इनवर्सली इफेक्ट करता है कैपेसिटेंस के ऊपर प्लेट सेपरेशन, यानी कि गैप, उसको ही गैप बोलते हैं, दोनों के प्लेट्स में का गैप। अभी थर्ड है टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये मैंने टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है कैपेसिटेंस वैल्यू के ऊपर। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक कौन से टाइप का है, ये किससे मेजर किया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि उसके संबंधित कितना वो अलाउ करता है, परमिटिविटी यानी कि अलाउ करना, तो कितना अलाउ करता है, रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है, लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज करंट कितना अलाउ करता है, तो उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस वैल्यू डिपेंड करती है डायरेक्टली। इस रिलेटिव परमिटिविटी या फिर उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं इप्सिलॉन आर इस टर्म से। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है इप्सिलॉन आर, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी ज्यादा रहती है, यानी कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ज्यादा अलाउ किया लीकेज करंट को, तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी बढ़ती है, करंट या लीकेज रेजिस्टेंस को, अलाउ टू पास लीकेज करंट को ज्यादा अलाउ किया तो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। उसको बोलते हैं मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक, जो मटेरियल उसमें यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, उसकी जो परमिटिविटी है अलाउ करने की लीकेज करंट को, वो अगर ज्यादा है तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी ज्यादा रहती है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अभी ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक इक्वेशन निकल के आता है। अभी सी कैपेसिटेंस वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको था, प्लेट एरिया और रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर इनटू ए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन डी। एक रिलेशन बन के है सी प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी। इसको हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो एक कांस्टेंट टर्म निकल के आता है इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी, और यही जो है ये हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू का इस सेकंड हमको फॉर्मूला देता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, ए वाला जो बाय डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन Q/V, और इस सेकंड वाला जो है ए बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं उसके आधार पर इस सेकंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिलता है इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी। अब ये जो इप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टर्म है, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और कांस्टेंट की हमेशा वैल्यू फिक्स रहती है, तो इसकी वैल्यू है इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 into 10⁻⁻12 फैरेड्स पर मीटर। फैरेड्स पर मीटर इसका यूनिट है इप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। ये प्रॉब्लम में आपको समझे एग्जाम में पूछा गया तो इसकी वैल्यू दी भी जाती है, नहीं भी दी गई तो भी आपको पता होना चाहिए। 8.854 into 10⁻⁻12 एक फिक्स वैल्यू है, ये ध्यान में रखना है, तो ये वैल्यू रहती है। रिलेटिव जो परमिटिविटी है इप्सिलॉन आर की, जो कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है उसकी रहती है, तो अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं कैपेसिटर को बनाने के लिए, और हर एक का इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कितना है वो यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, वो वैल्यू फिक्स रहती है। रिलेटिव परमिटिविटी उसकी भी वैल्यू फिक्स रहती है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू भी फिक्स रहती है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अनुसार चेंज होती है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है मटेरियल और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर ये क्या क्या है। अभी एयर और वैक्यूम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 1 इसकी वैल्यू है, एक ही रहता है एयर का। सेकंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, ये मटेरियल एयर भी यूज करते हैं, क्या कुछ भी नहीं सिर्फ एयर है, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी रहती है 10, ये वैल्यू है। थर्ड है बैकेलाइट की वैल्यू है 4.5 to 5.5, इनके बीच में कहीं भी बैकेलाइट की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू रहती है
4.5 to 5.5 और बैकलाइट यूज करते हैं। फोर्थ यूज करते हैं सिरामिक मटेरियल भी यूज करते हैं एज अ इंसुलेटिंग सिरामिक इंसुलेटिंग मटेरियल एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो उनकी वैल्यू 6 to 75 नॉट यानी कि 6 to 7500 इनके बीच में की कहीं की भी वैल्यू सिरामिक की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हो सकते हैं 6 to 7500। फिफ्थ है ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू रहती है 7 to 8 के बीच में के कई ये 7 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकते हैं। उनके बीच में दरमियान की कौन सी भी वैल्यू एज एप्सिलॉन आर ग्लास की हो सकती है। ग्लास भी यूज करते हैं, सिरामिक यूज करते हैं, बैकलाइट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, एयर भी यूज करते हैं। सिक्स्थ है माइका की वैल्यू रहती है 3 to 6 3 और 6 और उनके दरमियान की कौन सी भी वैल्यू एप्सिलॉन आर की कौन सी वैल्यू है माइका की वैल्यू होती है माइका मटेरियल की। सेवंथ है पेपर वैक्स यानी कि उसको वैक्सिंग किया जाता है वैक्स। पेपर भी यूज करते हैं, माइका भी यूज करते हैं, ग्लास, सिरामिक, बैकलाइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एयर, टोटल 9 टाइप के यूज करते हैं। तो पेपर की वैल्यू 3 to 5 के बीच में ही कौन सी भी वैल्यू हो सकती है पेपर की एप्सिलॉन आर की वैल्यू। 8th है पॉलीस्टीरीन उसकी वैल्यू फिक्स है, बीच में कि वो कुछ भी नहीं 2.6। पॉलीस्टीरीन ये मटेरियल भी यूज करते हैं और उसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की है 2.6 ये फिक्स है। और 9th लास्ट टैंटालम ऑक्साइड की वैल्यू फिक्स है 11। ये ऑक्साइड मटेरियल की वैल्यू थोड़ा आप लॉजिक लगा के ध्यान में रख सकते हैं। ऑक्साइड सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वैल्यू 10 है तो टैंटालम ऑक्साइड की वैल्यू 11 है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। टैंटालम की 1 से ज्यादा है 11। फिर पॉलीस्टीरीन की फिक्स वैल्यू है 2.6, ये ध्यान में रखने में थोड़ा सा इजी है। और एयर या फिर वैक्यूम उनकी वैल्यू फिक्स है 1 ही रहती है। ये तीनों आप ध्यान में लिए तो फिर बाकी का जो है जैसा कि ग्लास, सिरामिक, माइका, सिरामिक की 6 to 7500 के बीच में की वैल्यू ये रेंज है सिरामिक की। ग्लास की 7 to 8 ये रेंज है। सिरामिक ग्लास ये तो मटेरियल मालूम रहता है। माइका भी एक मटेरियल है, उसकी 3 to 6 रेंज है। यहाँ पे माइका की 3 to 6 है और जस्ट नेक्स्ट पर ग्लास की वैल्यू है 7 to 8 और उसके जस्ट नेक्स्ट 6 सिरामिक की वैल्यू है 6 to 7500। तो ये ध्यान में इस तरह रखिए 3 to 6 माइका की, 7-8 ग्लास की, 3-6 माइका की, 7-8 ग्लास की और फिर सिरामिक की उतना ध्यान में रखना पड़ेगा 6 to 7500। फिर आता है पेपर की माइका के साथ ही 3 to 5 है, थोड़ा कम है मैक्सिमम वैल्यू। इसकी 6 है माइका की तो इसकी भी लिस्ट वैल्यू सेम है लेकिन 5 है मैक्सिमम वैल्यू पेपर की। फिर आता है बैकलाइट की 4.5 to 5.5 के बीच में की वैल्यू, इसकी रेंज है 4.5 to 5.5 रेंज बैकलाइट की। और पॉलीस्टीरीन फिक्स है 2.6। तो इस तरह लॉजिक लगा के ध्यान में रखिए इनकी वैल्यू। इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम थोड़ा इसकी तरफ बढ़ते हैं इंडक्टर्स की तरफ, जो हमारा प्रीवियस वीडियो का पार्ट है इंडक्टर्स के एप्लीकेशंस। उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में और अच्छी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। इंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है अपोज टू चेंजिंग करंट, यानी कि एसी करंट को अपोज करता है, डीसी करंट पास करता है, यानी कि वो अपोजिशन को ही इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सेल। अभी अपोज करता है इसका मतलब क्या है कि वो काउंटरएक्ट करता है चेंजिंग करंट एसी करंट को। अगर करंट इंक्रीज होता है इंडक्टर ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है और अगर करंट डिक्रीज हो गया तो इंडक्टर ये उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है, यानी कि काउंटरएक्ट करता है। तो क्या होता है कि एसी करंट जो है समझो सपोज ये है तो इसको इधर इंक्रीज हो गया उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है,
इस तरह, और डिक्रीज हो गया तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है, यानी कि इस तरह। ये जो इंडक्टर है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या एसी करंट, चेंजिंग करंट इसको अपोज करता है, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जीरो फ्रीक्वेंसी जैसा कि डीसी करंट उसको पास होने देता है। तो इसको लो पास फिल्टर भी कहते हैं, जो ये काउंटरएक्ट करता है। इसके आधार पर इसके कुछ फंक्शंस है सर्किट में, वो फंक्शंस वो सर्किट में परफॉर्म करता है, जैसा कि फिल्टरिंग करना, जैसा कि ब्लॉक करना, एज अ चोक कार्य करता है। सिग्नल को फिल्टर करता है, सिग्नल इनपुट सिग्नल जो उसको इनपुट में आता है उसको फिल्टर करता है, ब्लॉक करता है, और सप्रेस करता है, और रिफ्लेक्ट भी करता है। सप्रेस के माने उसको दबाना, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया। सिग्नल को इनपुट है, समझो इनपुट है, तो आउटपुट में इस तरह उसको दबाता है दोनों ओर से, लो फ्रीक्वेंसी में ऑन ऑन करके उसको पास करता है। तो सप्रेस भी करता है। ब्लॉक करना यानी कि वो सिग्नल को रोकता है, जो अनवांटेड सिग्नल, नॉइज वगैरह है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उनको ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करके वो वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो वापस जाने के बाद बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ रहता है उसके इनपुट स्टेज में, तो कि वो जो सिग्नल है जो रिफ्लेक्ट किया हुआ उसको ग्राउंड को भेजता है। जो अनवांटेड सिग्नल, नॉइज वगैरह है वो जो रिफ्लेक्टेड है वो ग्राउंड को भेजता है थ्रू बाईपास कैपेसिटर। तो इस प्रकार एक कार्य करता है। और फिल्टर यानी कि वो छानता है सिग्नल जो इनपुट में आता है, उसको छानता है वो। तो अगर उसको लगा कि डीसी करंट है या फिर लो फ्रीक्वेंसी करंट है तो जाने देता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी करंट है, नॉइज है, अनवांटेड सिग्नल्स है, तो उसको छान के वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वो एज ए फिल्टर भी काम करता है। और एज ए फिल्टर काम करने के बाद जो पल्सेटिंग डीसी या फिर डीसी में कुछ रिपल्स वगैरह, सर्जेस वगैरह रहा, तो उसको रोक के उसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो क्लीन और स्मूथ डीसी में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार, तो इसी फंक्शंस के आधार पर उसके एप्लीकेशन है, जैसा कि यहाँ जनरल पर्पस रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर है, ये कॉमनली यूज होता है सर्किट में। जनरल पर्पस यानी कॉमनली यूज होने वाला। ये जो है ये डीसी सप्लाई लाइन फिल्टरिंग में यूज होता है, और लो पावर स्विचिंग रेगुलेटर एप्लीकेशन में यूज होता है। डीसी सप्लाई लाइन फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि एक डीसी पावर लाइन में यूज होता है। जब डीसी जिस सर्किट में, जैसा कि स्विच मोड पावर सप्लाई, उसका आउटपुट जो है स्विच मोड पावर सप्लाई, उसमें कुछ रिपल्स प्रेजेंट होते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई का हम एसएमपीएस कहते हैं। और जो रेगुलेटर पावर सप्लाईज है, जहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई में क्या है, वोल्टेज लेवल तो कन्वर्ट होता है, लेकिन कन्वर्टर्स उसमें रहता है डीसी टू डीसी। लेकिन रेगुलेटर उसमें भी हमको रिक्वायरमेंट जो आउटपुट चाहिए वो क्लीन एंड स्मूथ डीसी चाहिए होता है। पावर सप्लाई रेगुलेटर में भी सेम रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो प्रदान करता है। तो आउटपुट में लीन और स्मूथ डीसी देता है। कैसे? डीसी सप्लाई लाइन में जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स है, जैसा कि रिपल्स वगैरह, एसएमपीएस में रिपल्स वगैरह, सर्जेस वगैरह रहते हैं सिग्नल में, तो उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। जो अनवांटेड रहते हैं उसको ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करने के बाद जो सिग्नल चाहिए उसमें से जो सिग्नल चाहिए डीसी या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको पास होने देता है। जब वो ब्लॉक करता है तो एज अ चोक फंक्शन करता है। ब्लॉक करना या फिर सप्रेस करता है। सप्रेस यानी कि लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी अनवांटेड सिग्नल्स को, या फिर ब्लॉक करके उसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो क्लीन एंड स्मूथ डीसी में कन्वर्ट होता है। तो डीसी सप्लाई लाइन में फिल्टरिंग इस तरह उसका यूज करते हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, तो इसलिए ये लगवाते हैं। और लो पावर स्विचिंग रेगुलेटर एप्लीकेशन में उसमें कन्वर्टर सर्किट लगवाया रहता है डीसी टू डीसी। उसका जो टोपोलॉजी है उसके आधार पर इनपुट के वोल्टेज लेवल को तो आउटपुट में इंक्रीज हुआ बूस्ट कन्वर्टर, और डिक्रीज हुआ तो बक कन्वर्टर रहता है। वो कन्वर्टर के टोपोलॉजी है। उसमें स्विचिंग रेगुलेटर यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए, इनपुट सिग्नल को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच रहता है। तो स्विचिंग में अगर जब स्विच ऑन होता है
इंटरनल स्विच लगा रहता है। जब वो ऑन रहता है तो इंडक्टर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में का उससे मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, और जब स्विच ऑफ होता है उस एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को वो रिलीज करता है सर्किट में। तो इससे क्या होता है कि स्विचिंग में जो सडनली आउटपुट डिस्टर्ब होता है ऑन ऑफ पीरियड में, तो उसमें वो कंटिन्यू फ्लो रहता है, करंट फ्लो मेंटेन करता है करंट फ्लो को सर्किट में के। इससे ये फायदा है कि वो जब जरूरत पड़े तब वो एनर्जी रिलीज करके स्विच ऑफ हुआ तो भी आउटपुट में करंट फ्लो को मेंटेन करता है इसी तरह। और ये इससे क्या फायदा होता है, इससे जो स्विचिंग रेगुलेटर है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। और उसमें क्या होता है, स्विचिंग रेगुलेटर में क्या होता है कि वोल्टेज लेवल को कन्वर्ट किया जाता है, इनपुट वोल्टेज को एक तो इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है इंडक्टर लगाने के बाद। और इंडक्टर दूसरा भी कार्य करता है फिल्टरिंग का। जो रिपल करंट है जो कि इनपुट में या फिर स्विचिंग रेगुलेटर का जो आउटपुट है उसमें कुछ अगर रिपल पल्सेटिंग करंट रहा तो भी वो उसको फिल्टर करता है, और फिल्टर करके जो आउटपुट में जो भेजने वाला करंट है वो स्मूथ और क्लीन डीसी होता है। तो सेम चीज डीसी सप्लाई लाइन में भी करता है और स्विचिंग रेगुलेटर में, या सिर्फ इसका फंक्शन कुछ थोड़ा सा या क्या करता है जो रिपल्स वगैरह है उसको फिल्टर करता है या फिर उसको सप्रेस करता है। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है और रिलीज करता है, और साथ ही साथ फिल्टरिंग का भी कार्य करता है। और ये जो है 1 माइक्रो हेनरी से 10 मिली हेनरी के रेंज में अवेलेबल रहते हैं, मार्केट में मिलते हैं। और ये रेजिन कोटेड रहते हैं और साइज में स्मॉल रहते हैं, छोटे रहते हैं। इफेक्टिव फॉर लो इम्पीडेंस सर्किट, इस तरह के जो इंडक्टर से लो इम्पीडेंस सर्किट में यूज होते हैं, जहां रेगुलेशंस के साथ साथ डिवाइस की कंपैटिबिलिटी की इंश्योर करना जरूरी होता है, और जहां पे जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरत होता है। तो इसलिए ये लगवाते हैं लो इम्पीडेंस सर्किट में। इन सर्किट में सीरीज में लगवाते हैं, सीरीज में ये जो उसका हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज को ब्लॉक करना है और करंट सर्जेस या स्पाइक्स बोलेंगे, तो उसको सप्रेस करना, ये जो उसका फंक्शन है ये ईएमआई फिल्टरिंग में काम आता है। ईएमआई का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स है उसके कारण जो इंटरफेरेंस सिग्नल्स आते हैं, इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेयर करने वाले जो सिग्नल उसके कारण होते हैं, तो वो सिग्नल को क्या करता है, फिर वो नॉइज हाई फ्रिक्वेंसी रहते हैं तो वो नॉइज भी हो सकता है या अचानक सा करंट सर्जेस भी हो सकते हैं, तो उसको फिल्टरिंग करता है, एक क्लीन स्मूथ डीसी आउटपुट में देता है। तो ये जो कार्य है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फिल्टरिंग करना, तो ये एक क्रूशियल माना जाता है। जिस डिवाइस में एक सेंसिटिव कंपोनेंट्स लगवाते हैं और जिस डिवाइस में एक आउटपुट का रेगुलेशंस की जरूरत होती है, वहां पे और डिवाइस को उसके रेगुलेशन से साथ कंपैटिबिलिटी हासिल करने के लिए इसकी एक जो काबिलियत है ईएमआई फिल्टरिंग की, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको लगवाते हैं वहां पे लो इम्पीडेंस सर्किट में। यूज फॉर प्रिवेंटिंग ओवरशूटिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल्स सच एज क्लॉक सिग्नल और फॉर लिमिटेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस। डिजिटल सिग्नल्स जैसा कि क्लॉक सिग्नल जिसमें फास्ट राइज फॉल टाइम रहता है और वेरी हाई स्पीड में चलने वाले सिग्नल रहते हैं क्लॉक सिग्नल, तो उसमें ओवरशूटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के इंडक्टर्स का यूज होता है। अभी प्रिवेंटिंग ओवरशूटिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल्स माने जिसमें उसके पीक वैल्यू होते हैं और जीरो वैल्यू होती है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे एक रैपिड चेंज होता है करंट का, यहाँ पे आ गया तो इसकी समझो वैल्यू 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पे एक पीक करंट रहता है, यहाँ चलता है, यहाँ आने के बाद ये इंस्टेंटेनियसली 0 होता है, तो ये रैपिड चेंज होता है करंट में। और ऐसे थोड़ा आगे चलने के बाद 0 से इंस्टेंटेनियसली 1 होता है। तो ये क्लॉक सिग्नल इस तरह चलता है सर्किट में, जिसमें इस स्पीड में रहता है राइज फॉल टाइम। तो कि यहाँ पे जो है इंटेंडेड वोल्टेज लेवल है, ये वोल्टेज लेवल को एक्सीड हो सकता है यहाँ पे एजेस पे, जितना इंटेंड किया यानी कि निर्धारित किया हुआ जो वोल्टेज लेवल है
उससे वो ऑसिलेट हो सकता है यहाँ पे। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए ये इंडक्टर्स लगवाया जाता है एक सर्किट में, जो कि इस रैपिड चेंज इन करंट को अपोज करता है। ये स्टेडी चलता है तब तक वो अपोज नहीं करता, जब रैपिड चेंज होता है तो इंस्टेंटेनियसली वो भी अपोज करता है। तो एक ट्रांजिएंट इफेक्ट क्रिएट करता है इंडक्टर। ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक इफेक्ट क्रिएट करता है इंडक्टर, जहाँ पे एजेस पर जो है ऑसिलेट होने वाले सिग्नल उसको रोक दिया जाता है। तो ऑसिलेशंस को एजेस को राइजिंग एजेस और फॉलिंग एजेस को क्या करता है, वो स्मूथ करता है और इस तरह नेचुरल डैम्पिंग मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। जैसा कि समझो इस तरह ऑसिलेट हो गया है, यानी कि कम ज्यादा, तो ये धीरे धीरे उसको कम करता है। टाइम के साथ वो ऑसिलेशंस कम होते हैं। इंटेंडेड वोल्टेज लेवल से आगे बढ़ना, उसको ही ओवरशूट बोलते हैं। तो इस ओवरशूटिंग के इफेक्ट कम करने के लिए इसका यूज होता है। ये इस एजेस को स्मूथ रखता है, जिससे आगे की जो सर्किटरी है उसको जो जिस तरह का क्लॉक सिग्नल चाहिए डिजिटल सर्किट्स में चाहिए होता है सिंक्रोनाइज करने के लिए, एक्यूरेटली सिंक्रोनाइज होता है क्लॉक सिग्नल के साथ। तो इस तरह ओवरशूटिंग को प्रिवेंट करता है। करंट इमीडिएटली रीच नहीं होता है 1 से 0 और 0 से 1, बल्कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और यहाँ इंस्टेंटेनियस 1 से 0, 0 से 1, तो ऐसे होने नहीं देता। ये ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये जो करता रहेगा इस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। उससे क्या होता है कि ये ऑसिलेट यहाँ पे नहीं होता और एजेस स्मूथ रहते हैं। तो आगे की सर्किट क्लॉक सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज एक्यूरेटली होते हैं। और लिमिटेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज, यानी कि जैसा कि मैंने बताया एसी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज जो रहते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को लिमिट करता है, यानी कि वो ब्लॉक करता है, रिफ्लेक्ट करके बाईपास टू ग्राउंड करता है विद द हेल्प ऑफ बाईपास कैपेसिटर। तो इस तरह वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजेस भी सिग्नल में से एलिमिनेट करता है और स्मूथ क्लीन डीसी आउटपुट में देता है। अभी है एक्सियल सेपरेशन चोक। इससे ही पता चलता है इस नाम से, ये एक्सियल यानी कि हॉरिजॉन्टल इस पर पीसीबी पर माउंट किया जाता है। और सप्रेशन यानी कि एक सप्रेस करता है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करके, मैंने कहा सप्रेस यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हो तो इंक्रीज करना और लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, उसको ही सप्रेशन बोलते हैं। चोक यानी कि वो ब्लॉक करता है सिग्नल को, अनवांटेड सिग्नल जैसा कि नॉइस। द इंडक्टेंस वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय कलर बैंड्स। यहाँ पे कलर बैंड, इस तरह के चोक, इस तरह के इंडक्टर पर कलर बैंड्स दिए जाते हैं, जिससे हमको उसकी इंडक्टेंस वैल्यू का पता चलता है। यूज्ड फॉर आरएफ ब्लॉकिंग एंड फिल्टरिंग, डीकपलिंग, इंटरफेरेंस सप्रेशन, antenna systems, energy saving lamps and automotive electronics. Available in the range of 1 microhenry to 39 microhenry. और ये इनकी रेंज यानी कि ये मार्केट में 1 माइक्रोहेनरी से 39 माइक्रोहेनरी के रेंज में ये उपलब्ध रहते हैं। ये आरएफ ब्लॉकिंग एंड फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। अभी आरएफ ब्लॉकिंग एंड फिल्टरिंग के माने क्या कि जो एम्पलीफाइड सिग्नल है सर्किट में, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहते हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑपोजिशन भी पड़ता है चेंज ऑफ करंट को। तो ये इसमें चेंज ऑफ करंट ज्यादा रहता है आरएफ सिग्नल में, तो इसको अपोज करके एज अ बैरियर एक्ट करता है। जो फास्ट चेंजिंग आरएफ करंट से ये इनपुट में अगर आ जाए तो उसके लिए ये बैरियर रहता है। बैरियर यानी कि रुकावट, यानी कि ब्लॉक करता है आरएफ सिग्नल्स को जो फास्ट चेंजिंग रहते हैं, और जो डीसी या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है वो पास करता है आगे। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये डीसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पास करने की, इसको ही
लो पास फिल्टर बोलते हैं, जो कि सीरीज में लगवाया होता है सर्किट में, या फिर बैंड पास या बैंड स्टॉप सर्किट। तो उस सर्किट में कैपेसिटर के साथ ये लगवाए जाते हैं इंडक्टर। तो उसमें एक जो स्पेसिफिक आरएफ फ्रीक्वेंसी है बैंड पास में वो सिलेक्ट करता है, जबकि बैंड स्टॉप में वो रिजेक्ट करता है स्पेसिफिक आरएफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह आरएफ ब्लॉकिंग एंड फिल्टरिंग में ये वर्क करता है। और डीकपलिंग इंटरफेरेंस सेपरेशन, यानी कि जो ईएमआई सिग्नल्स रहते हैं डीकपलिंग सर्किट में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सिग्नल्स, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स रहते हैं, यानी कि फास्ट चेंजिंग एसी करंट्स रहते हैं ईएमआई के कारण। इसको ये हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है, चोक करता है, चोक यानी ब्लॉक करता है, आगे पास होने से ब्लॉक करता है, और आगे ये उसमें से डीसी कंपोनेंट यानी कि डीसी करंट और लो फ्रीक्वेंसी एसी को आगे जाने देता है इस डीकपलिंग सर्किट में। डीकपलिंग सर्किट यानी कि आगे की तरफ अगर सेंसिटिव कंपोनेंट्स है जो हाई फ्रीक्वेंसी को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, कि सेंसिटिव कंपोनेंट्स की तरफ ईएमआई सिग्नल्स बनने के पहले या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स को सेंसिटिव कंपोनेंट्स के तक जो पहुंचने से वो रोकता है एज अ चोक, ये उसमें फंक्शन वर्क करता है। और जब ये कैपेसिटर के साथ पेयर होता है डीकपलिंग सर्किट में, यानी कि कैपेसिटर के साथ अगर इसको माउंट किया जाए तो ये एलसी फिल्टर सर्किट का फॉर्मेशन होता है। एलसी फिल्टर जहाँ पे क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है वो इंडक्टर कैपेसिटर की तरफ भेजता है, और ये कैपेसिटर क्या करता है, ये जो नॉइज सिग्नल है ये ग्राउंड को बाईपास करता है। इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसका जो सेपरेशन है इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एंटेना सिस्टम्स, एनर्जी सेविंग लैम्प और ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सेम उसमें वर्किंग रहेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी जो है अनवांटेड नॉइज वगैरह तो उसको फिल्टर आउट करेगा। अभी सेपरेशन चोक रेडियल यानी कि हॉरिजॉन्टल माउंट करते हैं इस तरह, तो ये रेडियल यानी कि ये वर्टिकली माउंट होता है डीसीपी पर, इसलिए ये भी सेपरेशन चोक है लेकिन ये वर्टिकली माउंट होता है। दीज आर जनरल पर्पस आरएफ चोक्स। जनरल पर्पस यानी कि ये कॉमनली यूज होते हैं, वर्टिकल सेपरेशन चोक्स है, ये कॉमनली यूज होते हैं, यूज्ड फॉर पावर डीकपलिंग इन लॉजिक सर्किट्स, IF tuned circuit applications and filters etc. The low Q high current inductors are used to low to medium power DC to DC converters available in the range of 100 microhenry to 1000 microhenry, और ये 100 microhenry के से 1000 microhenry तक के रेंज में इंडक्टेंस रेटिंग में ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अभी इसके एप्लीकेशन देखेंगे। पावर डीकपलिंग इन लॉजिक सर्किट्स, यानी कि पावर डीकपलिंग के लिए इंडक्टेंस जो है वो कैपेसिटर्स के साथ लगवाए जाते हैं सर्किट में। रेडियल सेपरेशन चोक के अलावा फेराइड बीड भी लगवाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार का इंडक्टर है। लॉजिक सर्किट्स में पावर डीकपलिंग के लिए यूज होता है फेराइड बीड, और ये एज अ चोक उसमें वर्किंग करता है। ये लॉजिक सर्किट में इंडक्टर का जो यूज होता है वो यूज है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को ब्लॉक करना, या फिर जो इसमें लॉजिक सर्किट में तो मालूम है आपको कि ट्रांजिएंट करंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स चलता है ना, यहाँ पे लो होता है तो यहाँ पे हाई होता है, करंट की डिमांड यहाँ पे ज्यादा बढ़ती है। और ये ट्रांजिएंट करंट कौन प्रोवाइड करता है? कैपेसिटर ये एक्ट एज ए लोकल रिजर्वायर जो लॉजिक गेट से उसके नियर माउंट किए जाते हैं कैपेसिटर, और जब ट्रांजिएंट करंट की जरूरत पड़े तो ये कैपेसिटर एज ए लोकल सोर्स ऑफ चार्ज ये सडन करंट डिमांड्स को प्रोवाइड करता है, जो कि सडन करंट डिमांड्स यानी कि ट्रांजिएंट करंट को। ये जो ट्रांजिएंट करंट है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज भी जनरेट होता है उससे, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज और ट्रांजिएंट करंट को, जो आगे की डेडिकेटेड लॉजिक सर्किटरी रहती है तो उसको वहां पे पहुंचने से पहले उनको ब्लॉक करने के लिए इंडक्टर का यूज होता है। तो इंडक्टर क्या करता है कि हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है
जो हाई फ्रिक्वेंसी को हाई इम्पिडेंस ऑफर करता है, यानी कि अपोजिशन करता है, और जिससे वो आगे लॉजिक सर्किटरी में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते, यानी कि ट्रैवल करने से वो रोकता है, और इस तरह वो प्रिवेंट करता है सेंसिटिव लॉजिक कंपोनेंट्स को। और पावर सप्लाई वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है पावर सप्लाई, उसको भी वो स्टेबलाइज करता है, यानी कि स्टेबलाइज करना, यानी कि इंटरफेरेंस अगर दूर हुआ तो स्टेबिलिटी के साथ पावर सप्लाई वोल्टेज लॉजिक सर्किट को दे पाता है। और ये ऑसिलेट, जब ट्रांजिएंट करंट अचानक से कैपेसिटर प्रोवाइड करता है तो सिग्नल में यहाँ पे ऑसिलेट होता है सिग्नल एजेस पे, तो उसको भी एजेस को स्मूथ रखने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडक्टर का यूज होता है। और IF ट्यून्ड सर्किट एप्लीकेशंस एंड फिल्टर्स, IF यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग सर्किट में भी इसका यूज होता है। इसमें इसको कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे वो रिजोनेंट LC सर्किट बनवाते हैं। अभी रिजोनेंट का मतलब क्या है? एक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि सिग्नल चाहिए या फिर जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उस पर ट्यून हो सके, सर्किट को ट्यून करने के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को। तो इंडक्टर्स इसमें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि फ्रीक्वेंसी साथ साथ इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है। रिजोनेंट LC सर्किट यानी कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ट्यून होने वाला जो डिजायर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको पास होने देता है, जबकि बाकी के जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ जो ट्यून नहीं हो पाए वो बाकी के जो अनवांटेड है उसको एटेन्यूएट करता है, उसको कम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। तो ये ट्यूनिंग सर्किट में भी इंडक्टर का यूज होता है। एंड फिल्टर्स, फिल्टर यानी कि नॉइज, अनवांटेड सिग्नल्स को फिल्टर करना। द लो क्यू हाई करंट इंडक्टर्स आर यूज्ड टू लो टू मीडियम पावर DC टू DC कन्वर्टर्स। लो क्यू यानी कि एनर्जी डिसिपेटेड ज्यादा रहता है एनर्जी स्टोर के मुकाबले, और हाई करंट इंडक्टर्स यानी कि उसमें हाई करंट फ्लो हो सकता है, ऐसे इंडक्टर्स यूज करते हैं। क्योंकि DC टू DC कन्वर्टर में जहाँ पे लो सिग्नल एज अ लो DC एज अ इनपुट है और आउटपुट में क्या देता है वो मीडियम DC, यहाँ पे वोल्टेज लेवल बूस्ट होता है यानी कि इंक्रीज होता है। अभी कई वोल्टेज लेवल डिक्रीज भी होता है DC टू DC कन्वर्टर में, यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो इसमें स्विच लगा रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन जब होता है तब ये इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, यानी स्विच ऑफ होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है, जिससे आउटपुट जो सिग्नल है वो मेंटेन हो सके, आउटपुट करंट फ्लो को वो मेंटेन करता है। ऑन ऑफ करने के बाद जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट ऑन ऑफ होगा तो उससे वो प्रिवेंट करने के लिए, आउटपुट करंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है इस तरह की सर्किट में। और इसमें कन्वर्जन कैसा होता है? तो ड्यूटी साइकिल, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल यानी कि ए पीरियड, DC का ए पीरियड, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल तक। अभी ये DC है, ये भी DC है, समझो ये DC है इनपुट में आने वाला, और ये DC मीडियम आउटपुट में जाने वाला। अभी ये कितना देर तक चलेगा और ये कितना देर तक चलेगा, तो इसका जो टाइम काउंट है उसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, A1 ड्यूटी साइकिल। तो ये ड्यूटी साइकिल और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, कितना बार स्विच ऑन ऑफ हुआ तो उसको कंट्रोल, उसको एडजस्ट करके इसका वोल्टेज कम ज्यादा किया जाता है इस सर्किट में। DC टू DC कन्वर्टर में वोल्टेज जो है, पावर जो है लो से मीडियम, ये इस प्रकार का जो फंक्शन इसमें होता है, कन्वर्जन होता है। DC इनपुट में भी DC लेता है, आउटपुट में DC देता है, लेकिन वोल्टेज लेवल बढ़ा के या कम करके। तो इस तरह से सिग्नल का जो ड्यूटी साइकिल, इनपुट और आउटपुट जो सिग्नल का जो ड्यूटी साइकिल है उसको एडजस्ट कंट्रोल करके और स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल और एडजस्ट करके ये सब किया जाता है। वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है आउटपुट में, जो हमको रिक्वायर्ड आउटपुट लेवल मिलना चाहे वो मिलने के लिए। ओपन टोरॉइडल, टोरॉइडल यानी कि ये शेप से इसको टोरॉइडल नाम दिया है। टोरॉइडल जैसा शेप है, ये शेप और साइज इसका आप नोटिस कीजिए। तो इस तरह का जो इंडक्टर है उसको ओपन टोरॉइडल बोलते हैं। इसके एंड्स, लीड्स खुले हुए होते हैं और टोरॉइडल जैसा शेप है इसका। यूज्ड इन फेज एंगल कंट्रोल एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग एट 240 वोल्ट्स AC।
इंडक्टेंस वैल्यू इज अबाउट 4 मिली हेनरी एंड द पावर रेटिंग इज 100 वैट्स। इसकी इंडक्टेंस वैल्यू लगभग 4 मिली हेनरी रहती है और पावर रेटिंग भी रहती है 100 वैट्स। अभी फेज एंगल कैसा कंट्रोल करते हैं इसमें, तो आपको तो मालूम है कि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज का जो वेवफॉर्म चलता है, एक करंट ए वोल्टेज, तो इसमें करंट लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज है, तो वोल्टेज पहले चलेगा। करंट 90 डिग्री, वोल्टेज 90 डिग्री पहले ही उठता है, तो यहाँ पे इस तरह तो वोल्टेज लीड्स द करंट, यानी कि और इनका जो फेज शिफ्ट रहता है 90 डिग्रीज का रहता है वोल्टेज और करंट के बीच में का, तो 90 डिग्रीज का फेज एंगल रहता है, चाहे वोल्टेज आगे चलता है करंट से बाय 90 डिग्रीज, क्योंकि ये करंट को अपोज करता है, तो करंट लैग करता है वोल्टेज से। और जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया ये अपोज करता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण होता है, अपोजिशन टू चेंज इन करंट, जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता है और इंडक्टेंस वैल्यू के साथ साथ भी बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाए और इंडक्टेंस वैल्यू भी कंट्रोल में किया जाए, यानी कि इंडक्टेंस वैल्यू को भी चेंज किया जाए, यानी कि वेरिएबल इंडक्टर समझो, और फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल किया जाए, यानी कि एडजस्ट किया जाए, और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को, इंडक्टेंस वैल्यू को भी, तो ये फेज एंगल जो है ये भी कंट्रोल हो सकता है, इसको भी चेंज किया जा सकता है फेज एंगल को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंडक्टेंस वैल्यू तो अगर फिक्स रहेगी तो वो सेम रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं, सर्किट की फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करते हैं जैसे कि रेजिस्टर्स वगैरह, तो उसको ऐड करने के बाद जो है तो ये करंट भी वो क्या करता है, करंट कम करके देता है, वोल्टेज लेवल भी कम करके देता है, तो उससे क्या होता है कि कुछ डिफरेंस आ सकता है फेज एंगल, फेज डिफरेंस, और ओवरऑल पावर फैक्टर में भी डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरह फेज एंगल कंट्रोल एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं। सरफेस माउंट इंडक्टर्स, ये सीधा पीसीबी के ऊपर माउंट किए जाते हैं, इनको लीड नहीं होते हैं, एसएमटी टेक्नोलॉजी रहती है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, ये इंडक्टर्स रहते हैं इस तरह के, शेप, साइज, इसके अपीयरेंस आप नोटिस कीजिए। यूज्ड इन सर्किट्स रिक्वायरिंग अ शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्यू टू द हाई क्यू फैक्टर। द क्यू इज यूजुअली अराउंड 25। क्यू फैक्टर, हाई क्यू फैक्टर मींस एनर्जी स्टोर ज्यादा रहता है एनर्जी डिसिपेटेड के मुकाबले। इनका क्यू फैक्टर की वैल्यू रहती है 25 के आसपास लगभग। और इस तरह के इंडक्टर से ये ऐसे सर्किट में लगवाए जाते हैं जहाँ पे शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की जरूरत पड़े, जैसा कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम में यूज किया जाता है, और पोर्टेबल इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। सर्किट जैसा कि रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो रिसीवर्स में ट्यूनिंग के लिए, ट्यूनिंग सर्किट्स में जैसा कि रेडियो रिसीवर्स और ऑडियो रिसीवर्स, यहाँ पे ट्यूनिंग होना जरूरी रहता है सर्किट का, तो वहाँ पे इंडक्टर्स ये रेजिस्टर्स और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में लगवाए जाते हैं, जिससे आरएलसी रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। तो ये रेजोनेंस सर्किट क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे सर्किट ट्यून हो सके एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी के साथ। जहाँ पे रेडियो रिसीवर्स अगर हमने ट्यूनिंग किया, यानी कि सिलेक्ट किया कुछ फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे वो सर्किट जो है सिलेक्ट किया, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जो स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ट्यून किया सर्किट के साथ, तो उससे क्या होता है कि हमको एक सिलेक्टिव ट्यूनिंग मिलती है। जहाँ पे एक इंडक्टर क्या करता है कि इंडक्टर जो है इन सर्किट में क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि सिलेक्टिवली पास जो हमने सिलेक्ट किया है, जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया है, उस जो नैरो रेंज फ्रीक्वेंसी रहती है उसको पास होने देना, और जबकि बाकी के जो अनवांटेड है तो उसको रिजेक्ट करने के लिए इस तरह के रेजोनेंस सर्किट का यूज किया जाता है, जो जिसमें इंडक्टर भी एक कंपोनेंट रहता है। और ये इसके साथ साथ एफआरएम फिल्टर्स भी लगवाए जाते हैं। एफआरएम यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मास्किंग फिल्टर्स, जिसमें क्यू फैक्टर की वैल्यू ज्यादा रहती है, हाई क्यू फैक्टर्स, या फिर स्पेशलाइज्ड मास्किंग फिल्टर्स। ये मास्किंग फिल्टर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं कि वेरी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल्स ऐसे पैदा करते जिसमें वेरी नैरो बैंडविड्थ रहता है, और जो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ रहते हैं सिलेक्ट किया हुआ उसको स्टीप करने के लिए ये यूज होता है। इनके साथ साथ इन कॉम्बिनेशन रेजोनेंस सर्किट, ये जो कॉम्बिनेशन है रेजोनेंस सर्किट इसमें फॉर्म होने वाला, जिसमें शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की जरूरत है, जैसा कि रेडियो रिसीवर्स, ऑडियो
रिसीवर ट्यूनिंग सर्किट में, तो वो क्या करता है, प्रिसाइजली फिल्टर करता है सिग्नल्स को एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट किया है उसको, वो सिग्नल्स को प्रिसाइजली फिल्टर करता है और शार्प ट्रांजिशंस प्रोड्यूस करता है जो पास्ड फ्रीक्वेंसीज है, जो सिलेक्ट किया हुआ पास्ड फ्रीक्वेंसीज, और जो नहीं चाहिए अनवांटेड जो रहते हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो ब्लॉक्ड फ्रीक्वेंसीज, उसमें जो शार्प ट्रांजिशंस होते हैं वो शार्प ट्रांजिशंस क्रिएट करते हैं। ट्रांजिशन यानी कि तत्काल चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वो स्पीड में ट्रांजिशंस उसके दोनों के बीच में प्रोड्यूस करता है, जो सिलेक्ट किया हुआ पास्ड फ्रीक्वेंसी और रिजेक्ट किया हुआ ब्लॉक्ड फ्रीक्वेंसी में। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए, जो हमको डिजायर्ड ट्यूनिंग चाहिए, वो ट्यूनिंग मिलते हैं। इसलिए ऐसे ट्यूनिंग सर्किट में शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाले कंपोनेंट जैसा कि ये लगवाए जाते हैं। यूजुअली इन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड पोर्टेबल इक्विपमेंट। कॉमन मोड, अभी एक कॉमन मोड इंडक्टर है और एक डिफरेंशियल मोड। अभी इसका शेप साइज अपीयरेंस नोटिस की। कॉमन मोड यानी कि इस तरह का शेप साइज है, डिफरेंशियल मोड इस तरह का शेप साइज है इसका। इसमें दो अलग अलग कॉइल ऑन सेम कोर दिए हैं, जबकि यह एक ही कॉइल है या टेप जैसा कुछ लगवा है। ये कॉमन मोड, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि ये डिफरेंशियल मोड इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोनों भी डायरेक्ट पीसीबी पर माउंट होते हैं, तो ये डायरेक्ट माउंटिंग फ्रेम इंडक्टर्स रहते हैं। इनका फ्रेम पीसीबी और वो डायरेक्ट माउंट होता है, ये फ्रेम इसको बोलते हैं। यूजुअली इन कंप्यूटर्स, वेंडिंग मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये कंप्यूटर्स में लॉजिक सर्किट्स रहते हैं, डिजिटल सर्किट, इसमें यूज होता है कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड दोनों। ये डिफरेंशियल मोड ये भी कंप्यूटर, वेंडिंग मशीन और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीनों में भी यूज होता है। वेंडिंग मशीन यानी कि कमर्शियल मशीन रहते हैं, तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मशीन है जहाँ पे हम पैसे वगैरह या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके हमारे हमको जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं इन मशीन्स के जरिए। तो इन मशीन्स में जो भी कार्ड, पीसीबी वगैरह लगवाए जाते हैं, तो इसमें कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड इस तरह के इंडक्टर्स का यूज होता है। जो हम इनपुट देते हैं, जो हम इन मशीन्स में जो हम इनपुट देते हैं, जो चीज चाहिए, जो हमको परचेस करना है, वो टच स्क्रीन के जरिए हम या फिर कीबोर्ड से भी टाइप करके हम वो चीज हम ले सकते हैं। तो उस प्राइस आता है, तो प्राइस पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक वो चीज जो है, जो हमने खरीदा है, वो नीचे कंटेनर रखा है, तो कंटेनर में ऑटोमेटिक फॉड होती है और वो हम वहां से ले सकते हैं। इस तरह की वेंडिंग मशीन्स ऑटोमेटिक रहती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स सब जो कार्ड्स वगैरह पीसीबी और लगाया जाता है, तो इस तरह के इंडक्टर्स का यूज होता है, कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड। यानी इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कंट्रोलर्स, जैसा पीआईडी कंट्रोलर, जहाँ पे कुछ पैरामीटर कंट्रोल करना है प्रोसेस इंडस्ट्री में, उसमें फील्ड पर सेंसर्स लगाए जाते हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स वगैरह, और उसका जो आउटपुट है वो कंट्रोल एरिया में उसका आउटपुट आता है, जबकि उसके अनुसार हम इनपुट देते हैं। तो इसमें जो इसमें सभी में कुछ ये लगवाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी वगैरह, तो उसमें एक कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड ये यूज होते हैं। इनकी वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट्स एसी है। इनकी भी सेम ये भी है, डिफरेंशियल मोड सेम पीसीबी माउंट होते हैं, सेम उनका एप्लीकेशन है कंप्यूटर, वेंडिंग मशीन और इंस्ट्रूमेंटेशन में, और इनकी भी वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट्स एसी रहती है। अब ये सेम की फिक्स्ड इंडक्टर, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट पीसीबी पर माउंट होने वाले इंडक्टर्स रहते हैं, फिक्स्ड वैल्यू रहती है इसकी। इनकी फिक्स्ड इंडक्टर यानी कि फिक्स्ड वैल्यू इंडक्टर, इनकी इंडक्टेंस वैल्यू चेंज नहीं होती, इंडक्टेंस वैल्यू फिक्स रहती है। कैन हैंडल हाई करंट, इनका शेप साइज और अपीयरेंस देख लीजिए, ये सीधा उल्टा कुछ इस तरह है, ये दोनों भी, एक कुछ सीधा करके दिखाए, ये उल्टा करके दिखाए, तो इस प्रकार, ये सीधा करके दिखाए, ये उल्टा करके दिखाए, तो इस प्रकार। कैन हैंडल हाई करंट, इसमें से हाई करंट भी फ्लो हो सकता है। वाइड इंडक्टेंस रेंज, इनकी इंडक्टेंस रेंज कम से कम लेके ज्यादा तक हो सकती है। एंड आर सुटेबल फॉर नॉइज फिल्टरिंग डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, जैसा कि मैंने बताया ये कैसे नॉइज फिल्टर करते हैं, अनवांटेड सिग्नल्स, नॉइज कैसा
नेग्लेक्ट करके बाईपास करते कैपेसिटर थ्रू द ग्राउंड। तो नॉइज फिल्टर्स, अनवांटेड सिग्नल्स फिल्टर्स करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में भी कैसा यूज होता है मैंने बताया। तो वहां पे स्विचिंग होती है ऑन ऑफ, और उस टाइम वो एनर्जी स्टोर करता है और रिलीज करता है, तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो रहता है आउटपुट में। और जो भी आउट चलने वाले डीसी टू डीसी कन्वर्टर उसमें जैसा कि एसएमपीएस में लगवाया जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर वोल्टेज लेवल को कम ज्यादा करने के लिए, तो वहां पे कुछ आउटपुट में सर्जेस या स्पाइक्स वगैरह आते हैं, नॉइज वगैरह, रिपल्स वगैरह आते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए या फिर उसको फिल्टर आउट करने के लिए इस तरह के भी इंडक्टर्स का यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स सो मच।